ये देखिए सर, हम इस टाइम बंकर्स के अंदर हैं, तो ये देख लीजिए आप, मतलब क्या सिचुएशन हो चुकी है हमारी। हम बंकर्स के अंदर हैं इस टाइम। गया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे गंभीर बात कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि यूपी के अंदर चुनाव है, क्या ऑपरेशन गंगा इसलिए रखा गया है, या फिर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन यूक्रेन होना चाहिए था, या फिर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रूस होना चाहिए था, या फिर इस ऑपरेशन का नाम हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चों को भारत लाओ ये होना चाहिए था, या फिर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा ही किसी कारण से रखा गया। क्योंकि लोग इसके ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन भारत भी हो सकता था, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन भारत के बच्चों को बचाओ भी हो सकता था, लेकिन अब यूपी में चुनाव है इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। सामने आपको देश का तिरंगा दिखाई दे रहा है, देश का झंडा दिखाई दे रहा है, और ये वो झंडा है जिस ज्ञान बान शान के लिए हम में से कोई भी अपनी जान को बिना कुछ सोचे इस देश के लिए दे सकता है। और इसी देश के जो नागरिक हैं वो इस समय फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर। भारत सरकार के दावे कितने प्रभावी हैं या कितने खोखले हैं, ये आपको बताने के लिए मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगा और एक डॉक्टर को अपने साथ जोड़ूंगा जो कि करनाल के रहने वाले हैं, और उन्होंने कितने गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि सरकार का दावा है कि सरकार 4 जगह से, यानी कि यूक्रेन के साथ लगते जो बॉर्डर्स हैं, चाहे हम हंगरी की बात कर लें, पोलैंड की बात कर लें, स्लोवाकिया की बात कर लें, तमाम उन बॉर्डर से जो भारत सरकार है अपने छात्रों को, जो कि लगभग 20,000 के आसपास जो छात्र हैं वो यूक्रेन में अलग अलग पढ़ाई के लिए, जिसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, उन डॉक्टर्स को, उन बच्चों को लाने के लिए लगातार अपने जहाज़ भेज रही है। हरियाणा सरकार अपने दावे कर रही है, केंद्र सरकार अपने दावे कर रही है कि उन्होंने अलग अलग जगह कॉल सेंटर बनाए हैं, लेकिन उन कॉल सेंटर पर किस तरह से लोगों को जवाब दिया जाता है ये भी मैं आपको अभी लाइव सुनाऊंगा कि किस तरह से बनावटी बातें कितनी हैं, किस तरह से आम आदमी को मीडिया के जरिए ये दिखाया और बताया जा रहा है कि हम तो तमाम छात्रों को मुफ्त में लेकर आ रहे हैं, हम अपने जहाज़ वहाँ पर भेज रहे हैं, हम तमाम छात्रों को यूक्रेन से बाहर बॉर्डर्स पर निकाल रहे हैं, लेकिन बॉर्डर्स के ऊपर भारतीय एम्बेसी का कोई शख्स मौजूद नहीं है, बॉर्डर्स के ऊपर बीजेपी और RSS का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन आर्मी का या किसी भी एजेंसी का कोई शख्स मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत के जो छात्र हैं उनको खास करके जो हंगरी गवर्नमेंट है वो अपने यानी कि कंट्री में आने नहीं दे रही। वो कह रही है कि आप बस या कार से आ सकते हैं, पैदल हम आपको आने नहीं देंगे। और छात्र ये पूछ रहे हैं कि अब बस और कार हम लेकर कहाँ से आएँ हंगरी में जाने के लिए। यानी कि आप समझिए कि टीवी के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर जो दबाव इस समय बना हुआ है वो किस तरह से गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है कि देखिए भारत सरकार कितना कुछ कर रही है, लेकिन असल में सरकार क्या कर रही है ये आपको एक पेरेंट बताएंगे। उस पेरेंट का ये कहना है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कि उड्डयन मंत्री हैं भारत सरकार के, भारत आने के बाद वो लोगों का स्वागत जहाज़ में जाकर कर रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट ये कहना चाहते हैं, वो पेरेंट ये जानना चाहते हैं कि यही स्वागत जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो आखिर हंगरी में यूक्रेन के बॉर्डर्स पर जाकर भारत के बच्चों का स्वागत क्यों नहीं करते। हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका बेटा फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर, आपकी काफ़ी सारे जो ये हेल्पिंग सेंटर बनाए गए हैं, काफ़ी सारे जो हेल्प सेंटर बनाए गए हैं भारत सरकार की, आपकी बात हुई, कितना संतुष्ट है, क्या बातचीत हुई, और जो सुविधा भारत सरकार दे रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितने भी ये सेंटर हैं इन्होंने सिर्फ 4-4 आदमी वहां पे लगाए हुए हैं, परंतु 4 आदमी 20,000 आदमियों की कॉल कैसे अटेंड करेंगे। उसके साथ साथ जो इंडिया में पेरेंट्स हैं वो भी उनको कॉल कर रहे हैं जी, तो वो अपने आप में एक फेलियर साबित हो रहा है।
कल रात को मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मेल लिखी थी कि वी शुड वेलकम चिल्ड्रन एट यूक्रेनियन बॉर्डर रेदर देन एट इंडियन एयरपोर्ट। उस मेल का असर हो गया है और मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं बात करते करते कि टीवी पे न्यूज आ गई है कि भारत सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जा रहे हैं। अच्छा, आपने जो मेल किया उसके बाद ये अपडेट आया है अभी? उसके बाद अभी ये टीवी पे आधे घंटे से अपडेट आया है और प्रधानमंत्री जी ने इसको सकारात्मक रूप से लेते हुए उसको एक्शन किया है। ये एक बहुत बड़ी मैं उपलब्धि समझता हूं उन बच्चों के लिए कि, और प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने सजेशन को तुरंत मान भी लिया। सर, जब मेरी आपसे बात हुई थी तब आप ये कह रहे थे, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली थी कि जो दावे मीडिया के ऊपर किए जा रहे हैं हकीकत से वो दूर है। अगर वाकई हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी, आरएसएस या तमाम संस्थाएं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको क्यों नहीं भेजती वहाँ पे? बिल्कुल, वॉलंटियर वहां पे भेजने चाहिए। लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, तरीका इनको नहीं सूझ रहा है, इसके लिए अपडेट किया था मैंने। और स्थिति ये है कि भारत ने जो यूनाइटेड नेशंस में उसको सपोर्ट नहीं किया है यूक्रेन को, तो यूक्रेन के जो पुलिस वाले हैं, वहां के जो ऑफिशियल हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, और तो और क्या, जो कैंटीन वहां पे बनी हुई है वो भी भारत के नागरिकों को कुछ भी खाने पीने के लिए दे नहीं रही है, उनको ब्लैक डॉग्स करके भगा रहे हैं। तो यानी बदले की भावना से काम किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपका बेटा कौन सी जगह पे फंसा हुआ है फिलहाल? क्या स्थिति है? जो आपने मुझे बताया था कि हंगरी के जो बॉर्डर्स हैं वो कहते हैं कि कार या बस से आप आ सकते हैं, अब कार और बस कहाँ से लेके आए? जी, मैं बताता हूं कि जो इनके कंट्रोल रूम हैं, जो इनके ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी कि हंगरी के बॉर्डर को पैदल आदमी क्रॉस नहीं कर सकता, या तो कार से जाए या बस से जाए। पर ये बताने में कोई सक्षम नहीं है कि कार बॉर्डर तक की लेनी है या आगे एयरपोर्ट तक की लेनी है। जी, ये कोई बताने के लिए किसी के पास अपडेट नहीं है। सिर्फ वो गाइडलाइंस होती हैं जिसमें कि आदमी जो है ये बताता है कि हमारे पे गाइडलाइन नहीं है। जी, गाइडलाइन नहीं है। मैंने जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात करी, वो भी अपडेटेड नहीं थे। सर, हमारा कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में कुछ नहीं पता। वहां बड़े छोटे लेवल का आदमी बैठा है जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। अब ये कैबिनेट मंत्री अगर वहां पे जाते हैं तो इनके साथ वहां का सरकार का प्रोटोकॉल होता है कि वहां का जो कोई ना कोई मंत्री या कोई ऑफिशियल जो है वो आएगा और उनको अटेंड करेगा, और ये डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी में होंगे। वहां पे यहाँ से जो जहाज जा रहे हैं यूक्रेन बच्चों को लेने के लिए, वो खाली जाते हैं। यहाँ से उनको ले जाएं, यहाँ से कार्यकर्ताओं को ले जाएं। एम्बेसी के एम्प्लॉइज की कमी है तो कार्यकर्ताओं को ले जाएं। अगर आपकी ड्यूटी लगे तो आप जाने के लिए तैयार हैं सेवा के लिए? तैयार हैं, क्योंकि मैं वहाँ की सारी समस्याओं को समझ चुका हूँ। जी, यहाँ पे जो है लैंड की, उनकी सिटीज के नाम में बड़ी दिक्कत है। पोलैंड के बॉर्डर पे कम से कम 30 किलोमीटर लंबा जाम है, वहां पे -5 डिग्री टेम्परेचर तो में। सर, आपको नहीं लगता सर कि भी ये जो चीजें आज पांचवा छठा दिन है, आज ये काफी देर हो चुकी है? सरकार अगर पहले समय पर सही फैसले लेती तो कम से कम बच्चे अभी तक आ चुके होते वापस। बिल्कुल, सरकार को जो है, सरकार को भ्रमित किया गया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। बिल्कुल जी, वहां पे सही इंतजाम नहीं कर पाए हैं। किसी भी कॉन्सुलेट में जो दूतावास होता है वहां पे आदमियों की संख्या सीमित होती है। भारत सरकार को चाहिए कि जो भी फ्लाइट्स यहाँ से जा रही हैं उसमें यहाँ से अपने एम्प्लॉइज को दूतावास के भेजे जो उस देश की लैंग्वेज जानते हैं। वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, इंग्लिश नहीं आती सबको इंग्लिश नहीं आती है। ये जितने भी ये कंट्रीज हैं ये अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज, उस कंट्री के लैंग्वेज जानने वाले आदमियों को लेके जाएं। तो सर, मैं अगर आखिरी आपसे सवाल है मेरा ये कि मीडिया के ऊपर जिस दिन से दिखाया जा रहा है कि हमने इतने कंट्रोल सेंटर बना दिए हैं, इतने लोगों को डिप्यूट कर दिया है, बच्चे हमारे सुरक्षित है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, इन दावों में जो मीडिया में चल रहा है और जो आपकी बात हुई, दोनों में सच्चाई क्या है? बिल्कुल जीरो इंतजाम है, ऊंट के मुंह में जीरा है। 20,000 बच्चे हैं, एक फ्लाइट 241 बच्चे लेके आती है। आप समझ लो इस काम को इवैक्यूएट करने में कितने लगेंगे। और 20,000 बच्चे हैं जी वहाँ? 20,000 बच्चे हैं। भारतीय वायुसेना तैयार है कि हम तैयार हैं। 10 जहाज भारतीय वायुसेना के भेजे वहां से, वो एक ही झटके में ले आएंगे उनको बैठा के, जैसे अफगानिस्तान से लेके आए। जी, एयर इंडिया तो लगी रहेगी ये 6 महीने, तब भी बच्चे हमारे नहीं आ पाएंगे।
ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास मोबाइल चार्ज हैं, ना उनके पास खाने के लिए है। और जो जितने भी ये बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे 5 स्टार होटल नहीं होते, वहां पे ढाबे नहीं होते, वहां पे जो सैनिक होते हैं उनके बैठने के लिए एक बैरक है, छोटा सा ऑफिस है, एक लैट्रिन बाथरूम होता है। वहां पे जिंदा रहने के रिसोर्सेज नहीं है, ये भारत सरकार को समझना चाहिए और ये वहां पे अपने रिसोर्सेज भेजें। खालसा एड ने यूक्रेन में, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, किसान आंदोलन में भी खालसा एड ने काम किया, बदनामी भी हुई, अच्छाई भी मिली। खालसा एड ने यूक्रेन में लंगर लगाने शुरू करे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, खालसा एड इन देशों के पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में, इनमें अपना वहां पे लंगर शुरू करे। इस टाइम गुरु नानक देव के लंगर की जरूरत वहां पे भारतवासियों को है। ये भी आपकी सर जिस तरह से सर एक आईटी सेल है, एक पार्टी का जो आईटी सेल है वो यूक्रेन गए बच्चों का मजाक उड़ा रहा है कि ये बच्चे बनने चले थे डॉक्टर, यहाँ पर इनको किसी ने घास नहीं डाली, वहाँ करने क्या गए थे। इस तरह की बातें ऐसे मौके पर जो लोग कर रहे हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? उसको जवाब ये देना चाहूंगा कि भारत सरकार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है और आज भी 1000 आदमियों के पीछे भी एक डॉक्टर हिंदुस्तान में नहीं है जी। उसके बाद लोग अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनको अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगा के उनको बाहर भेजते हैं, वो डॉक्टर आके इंडिया की जीडीपी में योगदान देंगे जी, आके मानवता की सेवा यहाँ पे करेंगे। परंतु जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं वो, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि एक डॉक्टर बनाने में बहुत रातों का तेल लगता है, लैंप का बहुत रातें लगानी पड़ती हैं और एक एक बच्चा डॉक्टर बनने में 1-1 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। वहां पे भी यहाँ पे भारत सरकार ने भी अब तो 40 लाख रुपए सरकारी सीट की फीस कर दी है। लोगों को ये समझना चाहिए, शर्मिंदगी उठानी चाहिए ये बातें करने से पहले कि जो माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं आप उनका मजाक ना उड़ाएं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राजेश शर्मा, किस तरह से बता रहे हैं कि हकीकत क्या है, दावे क्या है, मीडिया क्या दिखा रहा है और सच्चाई क्या है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सुबह भी हमने एक वीडियो दिखाया जिसमें एक लड़की अपना दुख बता रही थी, दर्द बता रही थी, योगी जी को, मोदी जी को हाथ जोड़कर कह रही थी कि हमें यहाँ से निकालिए, और नीचे लोग कमेंट कर रहे थे अरे ये तो पाकिस्तानी है, ये तो मुल्लों की लड़की है। यानी इस तरह के बदतमीजी वाले जो कमेंट हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर कर एक IT सेल का जो हिस्सा है वो इस तरह से बताने और दिखाने की, यानी जैसे ही आप सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हैं, जैसे ही आप किसी बड़े नेता को उस पूरे मामले के अंदर घसीटते हैं, तो IT सेल किस तरह से आपकी ही बहू बेटियों को, आपके बच्चों को किस तरह से निशाना बनाता है और कहता है कि ये तो मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है, ये मुल्लों की लड़कियां हैं। यानी क्या बदतमीजी हो रही है कि ऐसे समय में भी जब यूक्रेन में हमारे देश के बच्चे फंसे हुए हैं तब भी ये बातें की जा रही है। यानी वहाँ पर भी भारत पाकिस्तान जोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे गंभीर बात कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि यूपी के अंदर चुनाव है, क्या ऑपरेशन गंगा इसलिए रखा गया है, या फिर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन यूक्रेन होना चाहिए था, या फिर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रूस होना चाहिए था, या फिर इस ऑपरेशन का नाम हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चों को भारत लाओ ये होना चाहिए था, या फिर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा ही किसी कारण से रखा गया, क्योंकि लोग इसके ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन भारत भी हो सकता था, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन भारत के बच्चों को बचाओ भी हो सकता था, लेकिन अब यूपी में चुनाव है इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।